हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऊर्जावान होंगे। आज के एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह लेक्चर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स के बेस पर होने वाला है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बताया था। मैंने बताया था एंडोक्राइनोलॉजी साइंस का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी करते हैं। आज हम हार्मोन्स का स्टडी करने वाले हैं। हार्मोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इनका फिजिकल नेचर होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, जो अन्य प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ कृष्ण अंगनपल्ली, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट मॉडल रेसिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज, बीजापुर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। The term hormone from the Greek word hormoin, meaning to excite or to set in motion। कहने का मतलब हार्मोन शब्द जो होता है ग्रीक वर्ड हार्मोइन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट यानी कि उत्तेजित करना, और टू सेट इन मोशन गतिशील बनाना। हार्मोन और केमिकल मैसेंजर। हार्मोन एक प्रकार केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होने के बाद इन हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है और ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से टिश्यू ऑर्गन तक ट्रेवल करते हैं और वाइड रेंज में बॉडी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, जिसमें इंक्लूड है ग्रोथ को ये इन्फ्लुएंस करता है, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, मूड रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को ये इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। एंड द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में रहता है उस समय स्ट्रेस के अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्स करता है इसी हार्मोन्स के वजह से। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। बॉडी के अंदर में बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने का काम ये हार्मोन्स करते हैं, which is stable internal balance of the body। अब हम हार्मोन्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। 19th सेंचुरी में, जिसे हम बर्थ ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, उस समय एक एक्सपेरिमेंट आया, बेरतोल्ड्स एक्सपेरिमेंट 1849। एक साइंटिस्ट का नाम है आर्नोल्ड एडोल्फ बेरतोल्ड्स, इसी के नाम से एक्सपेरिमेंट रखा गया, एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया। ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रोस्टर्स में, मुर्गों में एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन मुर्गों में टेस्टिस को रिमूव कर दिया। अब टेस्टिस को रिमूव करने के बाद इन मुर्गों में बिहेवियर चेक किया तो पता चला कि काफी लंबे समय तक मेल बिहेवियर गायब था। तो याद रखेंगे, टेस्टिस के रिमूव होने से मेल बिहेवियर क्या हो गए, गायब हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, इन्हीं मुर्गों में वापस टेस्टिस को रीप्लांट किया। तो रीप्लांट करने से यह पता चला कि मुर्गों में वापस मेल बिहेवियर रिटर्न हो गया। इसका मतलब यह है कि इस टेस्टिस के कारण से मेल बिहेवियर आ रहे हैं। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि इस टेस्टिस से, इस ग्लैंड से कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रेट होता है जो बॉडी, मेल बॉडी फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। उस टाइम, उस जमाने में टेस्टिस से निकलने वाले केमिकल्स का, हार्मोन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ पता नहीं था। इस कारण से उस जमाने में ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन आज के डेट में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये जानकारी हमें पता है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बॉडी में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने का काम करता है। इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट को प्रिकर्सर हार्मोन थ्योरी भी कहा गया। ओके, द नेक्स्ट, इन अर्ली 20th सेंचुरी, जिसे हम द बर्थ ऑफ मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं, कॉइनिंग ऑफ द टर्म हार्मोन 1905 में पहली बार हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एक साइंटिस्ट का नाम है हार्नेस्ट स्टार्लिंग, एक ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया था।
हार्मोन शब्द एक ग्रीक वर्ड हार्मोइन से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना, और टू सेट इन मोशन गतिशील करना। एंड विलियम बाइलेसिस, एक और एक साइंटिस्ट का नाम है विलियम बाइलेसिस, इन्होंने पहली बार सिक्रेटिन नामक हार्मोन को डिस्कवर किया। ठीक है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन को डिस्कवर किया, इसे आप याद रखेंगे। इन्होंने इसका डिस्कवर के साथ इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी बताया। इन्होंने बताया कि ये जो सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है पेनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट होने के लिए स्टिमुलेट करता है। याद रखेंगे, सिक्रेटिन जो होता है पेनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट होने के लिए स्टिमुलेट करता है। द नेक्स्ट, आइसोलेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन को आइसोलेट करना। ये अर्ली 20वीं सेंचुरी में हुआ। साइंटिस्ट है फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट इन 1921 इन्होंने एक क्रूशियल हार्मोन को डिस्कवर किया एंड आइसोलेट किया, वो है इंसुलिन। इन्होंने इंसुलिन नामक हार्मोन्स को आइडेंटिफाई किया एंड आइसोलेट किया, और उन्होंने बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। जब इंसुलिन का डिस्कवर हुआ तब से डायबिटीज जैसे बीमारी के ट्रीटमेंट में एक क्रांति आया। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। पहला हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें भी पहला, स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की स्थिति में अधिकांश हार्मोन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है इन हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बेस पे कुछ हार्मोन्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड कंडीशन में होंगे, कुछ हार्मोन्स रूम टेम्परेचर में लिक्विड कंडीशन में होंगे। ठीक है। द नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, जो हार्मोन पेप्टाइड प्रोटीन नेचर के हो उनका घुलनशीलता कुछ अलग है। ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर यानी कि कोई ना कोई चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा, जिस कारण से वाटर में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इन्हें हम वाटर सॉल्युबल कहेंगे, या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। सेकंड है स्टेरॉयड हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉयड से डेराइव्ड होते हैं, स्टेरॉयड नेचर के हैं, वे लिपिड सॉल्युबल होते हैं। दे कैन डिजोल्व इन फैट्स एंड ऑयल। ये फैट्स और ऑयल में आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, बट नॉट इन वाटर। वाटर में नहीं मिक्स होंगे। वाटर क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर का है और स्टेरॉयड हार्मोन हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कभी मिक्स नहीं होते। थर्ड है अमाइनो एसिड डराइव्ड हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जो अमाइनो एसिड से डराइव्ड होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी में वेरी करता है। थायराइड हार्मोन्स की सॉल्युबिलिटी लिपिड के साथ है, यानी लिपिड के साथ आसानी से घुल सकते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन लिपिड नेचर का है। अगर हम वही कैटेकोलामाइन्स की बात करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर में आसानी से घुल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। पेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। इस तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड का चेन का कॉम्प्लेक्स होता है, जिस कारण से इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। जबकि स्टेरॉयड हार्मोन्स का एंड अमाइनो एसिड डराइव्ड हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो होता है। ओके, अब हम बात करेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तीन चीज को डिस्कस करेंगे, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डराइव्ड हार्मोन्स। तो पहला हम पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स की बात करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं।
सिंथेसिस की बात करेंगे तो इस प्रोटीन का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और इसका मोडिफिकेशन जो होगा गोल्जी एपरेटस में होता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जितने भी प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं ये सेल के अंदर में जा नहीं पाते, सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करके अपना मैसेज को सेल के अंदर में सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में भेजते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी हो सकता है, IP3 हो सकता है, डैग हो सकता है, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम है। ये कोई पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स है, ये सेल के अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर वाले हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो कभी भी हाइड्रोफिलिक वालों को अंदर जाने में से अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हार्मोन्स मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद डाउनस्ट्रीम में सिग्नलिंग होता है और इस मैसेज को सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में आगे फॉरवर्ड किया जाता है। ओके, एग्जांपल के लिए इंसुलिन का काम, इंसुलिन भी इसी तरह से काम करता है, ग्रोथ हार्मोन भी इसी तरह से काम करता है और ऑक्सीटोसिन भी इसी तरह से काम करता है। बहुत सारे हार्मोन्स बाद में डिस्कस करेंगे जो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अपना काम करते हैं। ओके, सेकेंड है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल से डराइव्ड होता है जो 4 रिंग कार्बन स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का हाइड्रोफोबिक नेचर है, जो इससे बनने वाले जितने भी हार्मोन्स होंगे वो सभी के सभी हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करेंगे, सिंथेसाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, SER और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, स्टेरॉइड हार्मोन जितने भी हैं सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाएंगे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबिलिटी है, यानी लिपिड के साथ आसानी से घुल जाते हैं, इस कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके अंदर जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड नेचर का है। एंड बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर में जो रिसेप्टर्स होंगे, स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे, उसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद डायरेक्टली जीन को इन्फ्लुएंस करता है और जीन एक्सप्रेस करता है, जिसके कारण क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है। एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, तीसरा है अमाइनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जो अमाइनो एसिड से डेराइव्ड होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डेराइव्ड फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड सच एज टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। एक सिंगल अमाइनो एसिड डेराइव्ड होते हैं जैसे टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन से। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करेंगे, मॉडिफाइड फ्रॉम देयर प्रीकर्सर अमाइनो एसिड थ्रू एंजाइमेटिक प्रोसेस। जो प्रीकर्सर अमाइनो एसिड होगा, जैसे टायरोसिन होगा, ट्रिप्टोफैन होगा, इसी को मॉडिफाई करते हैं एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा, जिससे अमाइनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स बनते हैं। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, इसमें 2 कैटेगरी है, एक वाटर सॉल्युबल वाला, दूसरा लिपिड सॉल्युबल वाला। वाटर सॉल्युबल वाले कैटेकोलामाइंस लाइक एड्रेनालिन। अब चूंकि ये वाटर सॉल्युबल वाले हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर में जा नहीं पाएंगे, इस कारण से ये मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करके अपना एक्शन करते हैं। लिपिड सॉल्युबल वाले लाइक थायराइड हार्मोन्स, ये लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन लिपिड नेचर का होता है, इस कारण से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आसानी से सेल के अंदर चला जाता है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, उसके बाद ये अपना काम करता है। एग्जांपल थायरोक्सिन, T4, मेलाटोनिन। ओके, अब हम बात करेंगे अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। पहला है साइट ऑफ सिक्रेशन एंड एक्शन। साइट ऑफ सिक्रेशन का मतलब हर कोई हार्मोन का सिक्रेशन जो है स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो यहाँ से T3, T4 हार्मोन बनेंगे। पेनक्रियास की बात करेंगे तो इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन बनेगा। अगर एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे, यहाँ पर मिनरलोकॉइड बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनता है, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। देन इसके अलावा एड्रेनालिन और एड्रेनालिन हार्मोन बनते हैं। अगर हम इसकी एक्शन की बात करेंगे, हर किसी हार्मोन्स का एक स्पेसिफिक टारगेट साइट होता है, टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट टिश्यू होता है। किसी भी सेल या टिश्यू में काम नहीं करते, अपने टारगेट पे ही काम करते हैं। इनका जो टारगेट होगा सिक्रेशन के
पास भी हो सकता है, कहीं दूर भी हो सकता है। ओके, समझ में आया बात? अब हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है हार्मोन्स जो है अपने टारगेट सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करते हैं। जैसे इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा, किसी और के साथ बाइंड नहीं करेगा, ओनली इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद ग्लूकोज को सेल के अंदर अपटेक करवाता है। जैसे मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, ये इंसुलिन है, ये कोई टारगेट सेल है, ये मसल सेल हो सकता है, लीवर सेल हो सकता है, एडिपोज टिश्यू हो सकता है। टारगेट सेल में इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये इंसुलिन रिसेप्टर है। तो इंसुलिन जो है टारगेट सेल के इंसुलिन रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को सेल के अंदर में अपटेक कराता है। इस प्रकार इंसुलिन जो होता है ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। ओके, समझ में आ गया? अगर आप पोटेंसी की बात करेंगे, हार्मोन्स जो है बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में भी इफेक्टिव डालते हैं, यानी कि हार्मोन्स की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए, a very small amount of thyroxine can significant affect metabolism। ठीक है, बहुत कम थायरोक्सिन में भी मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है। ओके, समझ में आ गया बात? अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन। हार्मोन के सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हार्मोन सिक्रेशन एक टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है, क्योंकि हार्मोन्स ज्यादा होंगे तो भी दिक्कत होगा, कम होगा तो भी दिक्कत होगा। यानी ज्यादा होने से भी बीमारी होती है, कम होने से भी बीमारी होती है। तो ब्लड में हार्मोन्स को लेवल को हमेशा मेंटेन करने के लिए दो मैकेनिज्म चलते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है एक रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में जाता है, T3 T4 के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है या T3 T4 को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, ब्लड में T3 T4 का लेवल ज्यादा हो गया, उस स्थिति में तो दिक्कत होगा। उस स्थिति में T3 T4 एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक डालता है ताकि TSH ना निकले। इसी प्रकार T3 T4 हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक डालता है ताकि TRH ना निकले। तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक, यानी अपने प्रोडक्शन को कम करने की जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए T3 T4 का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। तो उस स्थिति में T3 T4 को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो T3 T4 जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि TSH निकले। उसी प्रकार हाइपोथैलेमस को भी पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है ताकि TRH निकले। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा ब्लड में रेगुलेटेड मैनर में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, हार्मोन्स का ब्लड में ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मोस्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, अधिकांश जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो प्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड में अपने टारगेट साइट तक का प्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, ये कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करके अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। बस समझ में आ गया? कुछ प्रोटीन जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये जो है प्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कुछ हार्मोन्स स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स होते हैं किसी कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करके अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। द नेक्स्ट, शॉर्ट ऑफ लाइफ, मोस्ट हार्मोन्स आर एक्टिव फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत सारे हार्मोन जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही एक्टिव होते हैं। जैसे ही अपना काम करते हैं, एक्शन हो जाता है, उसे तुरंत मेटाबोलाइज कर लिया जाता है, डिग्रेड कर लिया जाता है, यानी लंबे समय तक इसे एक्टिव नहीं रखा जाता। जैसे ही हार्मोन्स का काम हो जाता है तुरंत उसे डिग्रेड कर दिया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इपिनेफ्रिन एक्ट क्विकली एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन विद इन मिनट्स। कुछ मिनट्स के अंदर में ही इपिनेफ्रिन को अपना एक्ट होने के तुरंत पश्चात उसे रिमूव कर दिया जाता है। बस समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टोरेज एंड सिक्रेशन। कुछ हार्मोन्स जो है हार्मोन्स को सिंथेसाइज करके स्टोर कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज कर देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन इन द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में इंसुलिन का सिंथेसिस होता है और स्टोर रहते हैं और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन को रिलीज कर दिया जाता है। कुछ हार्मोन्स जो है सिंथेसाइज होने के बाद तुरंत उसे सिक्रीट कर लिया जाता है अपॉन डिमांड, यानी जब डिमांड होता है उसी समय उसे सिंथेसाइज किया जाता है और उसे इमीडिएटली उसे सिक्रीट कर लिया जाता है। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं जरूरत के हिसाब से उसे सिंथेसाइज किया जाता है और तुरंत उसे ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोड ऑफ एक्शन। जितने भी हार्मोन्स होते हैं एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ही अपना एक्शन करते हैं। ये रिसेप्टर सेल सरफेस रिसेप्टर हो सकता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो सकता है। सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब सेल मेम्ब्रेन में इस हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे, स्पेशली पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर में होते हैं, स्पेशली स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं और सेल रिसेप्टर से बाइंड करके जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। हार्मोन्स का बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। बोन के डेवलपमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोन के मैच्योरेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी प्रकार मेटाबॉलिज्म, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ब्लड में कम करने का काम करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी कि एनाबॉलिज्म। उसी प्रकार ग्लूकागोन जो होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कैटाबॉलिज्म। थायराइड की बात करेंगे तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं ओवरऑल पूरे बॉडी के अंदर में होने वाले मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। द नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, कुछ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हार्मोन्स का स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यानी कि जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, तनाव की स्थिति में रहता है या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में रहता है, उस स्थिति से निपटने के लिए एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं। ये हार्मोन्स इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये हार्मोन्स हमेशा बॉडी को अलर्टनेस में रखते हैं और उस स्थिति में एनर्जी अवेलेबिलिटी को श्योर करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी स्थिति में ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, उस समय एड्रेनालिन हार्मोन ग्लूकोज अवेलेबल कराता है। एंड एबिलिटी टू डील विथ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को डील करने में ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट होमियोस्टेसिस, हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी इंटरनल बैलेंस, बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करके रखना होमियोस्टेसिस कहलाता है। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, यानी बॉडी के अंदर में ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को, लेवल्स को मेंटेन करके रखना होता है। ये हार्मोन्स जो होते हैं स्पेशली एल्डोस्टेरॉन, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है बॉडी के अंदर में ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स को मैनेज करके रखता है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।